तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो सबसे पहले सभी लोग बार जय महाकाल बोलेंगे और आज की क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये साइंस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये मैथ्स वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली यूनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने बात करी थी कुछ यूनिट्स की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वेबर। क्या होती है? वेबर होती है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, चीज़ों को समझते चलना है। जितना आप चीज़ों को समझेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है और अपनी तैयारी को बड़ी बेहतर करना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी समाज में इज्जत हो जाएगी। आप सालों साल से तैयारी कर रहे हैं, लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए आपको तैयारी बहुत शानदार रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ध्यान रख लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या है? वेबर है। मैंने आपको बता भी दिया मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। उसके बाद जो दाब है उसकी यूनिट होती है पास्कल। दाब मतलब प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेरकत्व की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस बोलते हैं। और जो धारिता होती है कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? फेरेट। तो ये यूनिट आपके क्वेश्चन में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये यूनिट आपको याद रखनी चाहिए। तो धारिता के लिए फेरेड, प्रेरकत्व के लिए हेनरी, दाब के लिए पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स के लिए वेबर। तो ये यूनिट आपको दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी एसआई यूनिट क्या होती है? तो शक्ति मतलब पावर की बात कर रहे हैं, और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो निकल के आती है वॉट। जैसे हम बोलते हैं ना, एक काम करो 5 वॉट का बल्ब ले आओ। तो वॉट का मतलब होता है कि 5 वॉट का बल्ब लाओ तो ये 5 जूल एनर्जी हर सेकंड क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, ठीक है। इसके बाद ये वॉट हो गई इसकी इकाई शक्ति की। अर्ग जो होता है ये सीजीएस यूनिट होती है किसकी? कार्य और ऊर्जा की, या वर्क या एनर्जी की। जो अर्ग है, अर्ग क्या होता है? कार्य और ऊर्जा, इन दोनों की क्या है? सीजीएस यूनिट है, ठीक है। याद रखना है। किलोवाट पावर की क्या है? बड़ी यूनिट है। जैसे 1 किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वाट होता है। तो इसको आपको याद रखना है। जूल क्या होती है? तो जूल जो होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट होती है किसकी? वही कार्य और ऊर्जा की, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इन चारों यूनिट्स को आपका एक आइडिया हो गया कि कौन सी यूनिट किसके लिए यूज़ होगी। इसके बाद है यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिखा है। लिखा तो ऐसा है ms की पावर -2, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो ये यूनिट होती है वो किसकी होती है? त्वरण की होती है, यानी कि एक्सेलरेशन की होती है। समझ में आ रही बात? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। उसके बाद यहाँ पे वेग की बात की जाए, क्या लिखा हुआ है? वेग। वेग की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है, ये याद रखना है आपको। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऐसे वेग भी क्या है? सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद अगर बल की बात करें तो बल भी क्या है? एक सदिश राशि है।
बल क्या है, सदिश राशि है, इस बल को क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं। और फोर्स क्या होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है F=ma होता है। फोर्स यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। बल की दो यूनिट होती है, एक तो होती है SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी CGS यूनिट क्या होती है, डायन। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट CGS यूनिट क्या हो गई, डाइन। अगर इनमें संपर्क देखें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये जो है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। अब ये किसकी यूनिट है, तो ये होती है यूनिट गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये आता कहाँ से, ये यूनिट कहाँ से आई, बड़ी सी यूनिट है। तो आपको मालूम है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता है, वो ये कहता है कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ये एक दूसरे पे एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है Gm1m2/r²। यानी कि अगर इनके मास को बढ़ा दोगे, ये पॉइंट मास है, इनका मास बढ़ा दोगे तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर इनको एक दूसरे से दूर दूर रख दोगे तो इनका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये G है, यहाँ से अगर मैं G निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, Fr²/m1 × m2। अब F क्या है, न्यूटन है, R क्या है, डिस्टेंस है, मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई ये m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है, तो ये kg हो गया, और ये भी क्या हो गया, kg हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई kg²। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। और जो ये g होता है इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ओके, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है त्वरण, इसे हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। ये त्वरण है तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर/सेकंड², और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8। ठीक है, दबाव यानी कि प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। और यहाँ से संवेग की बात कर रहे हैं, संवेग क्या होता है, मास और वेग के का मल्टीप्लिकेशन, जिसकी यूनिट हो जाती है kg/मीटर/सेकंड। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। त्वरण की SI इकाई क्या होती है, तो मैंने अभी बताया मीटर/सेकंड², या इसी को हम लिख सकते हैं मीटर/सेकंड⁻²। तो यहाँ से C ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मीटर/सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो ये मीटर/सेकंड है, मीटर/सेकंड⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं, मीटर/सेकंड। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये स्पीड के लिए भी यूज होता है और ये वेलोसिटी के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अब ये kg/मीटर/सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है kg/मीटर/सेकंड, ये किसके लिए यूज होता है, तो ये संवेग या मोमेंटम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है मैंने आपको बता रखी है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। और जो विद्युत धारा है वो कैसी यूनिट होती है, तो ये एक अदिश राशि है। आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि है, बट इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। लेकिन ये वेक्टर का जो योग का नियम होता है, वेक्टर सम रूल होता है, उसको फॉलो नहीं करता। इस वजह से ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए अमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। अमीटर क्या बताता है, सिर्फ हमें करंट की क्या बताता है, वैल्यू बताता है।
और अगर हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लेते हैं तो हमें वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाती है। अब अगर यहाँ पे देखें वोल्ट, तो वोल्ट मैंने आपको बताया था वोल्ट किसकी यूनिट है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। ठीक है, कूलाम जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। तो बार बार इसको रिपीट करेंगे तभी आपके दिमाग में सेट होगा। तो कूलाम जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। एम्पियर मैंने बता ही दिया कि विद्युत धारा की यूनिट है। और ओम जो है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की यूनिट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो घनत्व, पहला तो हो गया घनत्व। घनत्व होता है डेंसिटी, और डेंसिटी की यूनिट होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी की यूनिट। ये क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। बल, बल की बात करें तो बल मतलब फोर्स। फोर्स की जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट क्यों होती है, न्यूटन होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। मैंने आपको ये कई बार बता चुका। आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसे बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी, ये दो डेंसिटी का रेशियो होता है। और जो दो डेंसिटी का रेशियो होगा तो डेंसिटी की यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपेक्षित घनत्व कैसी है, यूनिटलेस है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। और संवेग की एसआई यूनिट मैंने आपको बताई थी, क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। रिलेटिव डेंसिटी यानी अपेक्षित घनत्व होता क्या है, तो ये होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अपेक्षित घनत्व क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल की आप डेंसिटी यानी घनत्व निकालना चाहते हैं, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर से जब हम किसी मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हम कंसीडर करते हैं। तो ये डेंसिटी है, तो ये केजी मीटर पर क्यूब हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा केजी मीटर पर क्यूब हो जाएगा। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान और वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम ही याद रखो आप। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती। तो वेग और चाल ये दोनों की इकाई क्या है, समान होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कार्य और ऊर्जा इन दोनों की भी यूनिट क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, जूल। दूरी और विस्थापन इसकी भी यूनिट क्या होती है, सेम होती है, मीटर। और बल और दाब इनकी यूनिट क्या होती है, अलग अलग होती है। बल की यूनिट जो होती है वो मैंने आपको बताई दिया, बल के लिए न्यूटन यूज़ करते हैं, सीजीएस यूनिट में डाइन यूज़ करते हैं। और दाब यानी प्रेशर, दाब के लिए क्या यूज़ करते हैं, पास्कल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, चीज़ें आप अगर रिवाइज करते रहोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट रहेंगी, अदरवाइज चीज़ें आप भूल जाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ की बात कर रहा है, वेव लेंथ। और ये लेंथ है तो जाहिर सी बात है इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की यूनिट होती है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, इसे आवृत्ति बोलते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान यानी मास के लिए यूज होता है, द्रव्यमान। और यहाँ पे सेकेंड जो होता है वो टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 1 हॉर्स पावर में कितने बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वॉट। हॉर्स पावर क्या होती है, पावर की यूनिट इकाई है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट पावर की क्या होती है, वॉट होती है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो डायोप्टर किसकी यूनिट है, ये है पावर ऑफ लेंस की, यानी लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस।
लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है, डायोप्टर है। ये क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, और यहाँ पे फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और मीटर में है तो हम पावर 1 डायोप्टर को क्या लिख सकते हैं, 1/1 मीटर, और 1 मीटर अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर दैट इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। तो अगर ऐसा कहीं दिख रहा है 1 मीटर इनवर्स, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसको समझते हैं। कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है, कूलाम पर सेकंड। देख लेते हैं कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो देखो कूलाम क्या है, ये हो गया कूलाम, और ये हो गया पर सेकंड। और कूलाम पर सेकंड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एम्पियर होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। कूलाम पर सेकंड क्या, दूसरा नाम क्या है, एम्पियर है। अब जैसे देखो करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की दर जो होती है वही क्या होती है, करंट होती है। अब करंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, सॉरी चार्ज के लिए कूलाम, और टाइम के लिए सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपको करंट की डेफिनेशन मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट की यानी विद्युत धारा की जो डेफिनेशन अगर वो मालूम है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जो आई है, आई क्या होती है, करंट, क्यू होता है चार्ज, और टी क्या होता है, टाइम। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है, ठीक है। नॉइज़ पॉल्यूशन किससे मापा जाता है, डेसिबल से। जूल मैंने आपको बता ही दिया, वर्क या एनर्जी के लिए यूज़ होता है, कार या ऊर्जा के लिए। एम्पियर जो है अभी आया था किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और जो ओम होता है, ये ओम यूज होता है हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक। विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यय होता है आपके घरों में जो यूनिट ऐसे होता है ना, यूनिट 2 यूनिट 4 यूनिट बिल आया है, ठीक है। यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आपको याद रखना है 3.6 × 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट में। ये आता कैसे है, तो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट की मतलब 1000, और आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 × 60, और जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एटमॉस्फेयर कितना होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो ये आपको याद रखना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 0.01 × 10⁵ पास्कल। दिस इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट आवर। इससे पहले मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट आवर क्या लिखा था मैंने, 3.6 × 10⁶ जूल। ये कैसे आया था ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और आपको बहुत शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से इसको नोट करना है। साथ में पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इससे भी चीज़ों को आप समझ सकते हो। 1 किलोवाट आवर, किलोवाट देखो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आवर को अगर मिनट से फिर सेकंड में लाओगे तो 60 × 60 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 36 इंटू क्या हो गया 10⁵ या 3.6 × 10⁶। बाकी बेसिक मैथ तो आपको आती ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 1 न्यूटन, अगर हम 1 न्यूटन की बात करें तो 1 न्यूटन होता क्या है, तो यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड की पावर -2। तो ये आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, पिकोमीटर किसके, 10 की पावर -12 मीटर हो जाएगा, कितना, पिकोमीटर। इसके बाद 2 किलोवाट आवर, जैसे देखो 1 किलोवाट आवर मैंने आपको बताया कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये 1 होता है। अगर 2 की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3.6 को डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁶ जूल। ये ऑप्शन देख लो, जहाँ पे मिल जाए वही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4.6 किलोवाट आवर कितना होगा। देखो 1 किलोवाट आवर को मैंने अभी बताया कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶। अब इसको 4 किलोवाट आवर पूछा है आपसे, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ इंटू क्या करना है 4। तो ये 4 छंग 24 पॉइंट आ गया, और ये 4 3 12 12 2 14, तो ये आ गया 14.4 इंटू 10⁶। एक अगर ऐसा ऑप्शन है तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है कहीं 14.4 इंटू 10⁶, ये 10⁶ कर लेना है यहाँ पे, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4.6 है, सॉरी, ये यहाँ पे ये 4.6 की बात कर रहे हैं, 4 की बात नहीं कर रहे, तो 4.6 करना पड़ेगा। और ये 3.6 इंटू 4.6 अगर करेंगे तो ये तो 6 से किया, 6 6 का 36 और 6 तिरिक 18, 18 3 21, और यहाँ पे कितना आया था 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 4 और 1, ये हो गया 6, और ये हो गया 4 1 5, और ये हो गया 4 में 2 ऐड किया 6, और ये हो गया 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 16.56 इंटू 10⁶। अभी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असुविधा के लिए खेद है। तो ये 4 किलोवाट में निकाल रहा था, जो कितना आ रहा था 14.4 इंटू 10⁶। हमें निकालना कितना है 4.6 किलोवाट। क्या निकालना है 4.6 किलोवाट। इसको हम इम्प्रूव कर देते हैं, तो ये हो गया 4.6 किलोवाट आवर। तो करना क्या है इसके लिए 4.6 को मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 इंटू 10⁶ से, जो कि रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 16.56 इंटू 10⁶, और यही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आज की इस क्लास में आपको मज़ा आया होगा, और बहुत ही कम टाइम में हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताएं, और साथ में आपको मैंने बहुत सारे 20 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया मात्र 25 मिनट में। सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में सफल हों, यही आपसे मेरी कामना है। भगवान को स्मरण करते रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाकाल।